नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और अब तेजी के साथ ये नया वेरिएंट पैर पसार रहा है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 21 मामले मिल चुके हैं और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इसको लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और पड़ोसी राज्यों से लगे जिलों में जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही इन राज्यों से होकर जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विदेशों से लौटे हुए यात्रियों और ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन से बढ़ता खतरा कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। सुरक्षा, बचाव और सावधानियों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आपको लेकर चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता कुलभूषण सक्सेना के पास, जो राज्य सरकार की ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट और निर्देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देश और पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दहशत है, क्योंकि नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है मरीज के मिलने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो इसको लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो यहाँ पे अलर्ट है। और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के कमलापति वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और जिस प्रकार से अन्य राज्यों से सफर करके जो यात्री रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं या महाराष्ट्र, राजस्थान और दूसरे राज्यों से सफर करके जो यात्री मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहां पे उनका देखा जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में यहां पे जो कोविड टेस्ट है वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कोविड वॉलंटियर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही विशेष जो अब ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, क्या उनको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी महाराष्ट्र से, साउथ से जो पैसेंजर्स आते हैं उनका तो बिल्कुल डेफिनेटली टेस्ट किया ही जाता है। उनके पैसेंजर को काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वैक्सीनेशन के 2 डोजेस जो हो गए हैं उसको लेके इशू करते हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं करेंगे, झगड़ा करते हैं। लेकिन फिर उनको थोड़ा काउंसिल करके उनको टेस्ट करने की कोशिश। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सावधानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में जबलपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता राजेश कुमार विश्वकर्मा। जरा देखते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विशेष सतर्कता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर इस बात की पर का खासी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग और रेलवे प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की गई हैं। जिन जिलों में, जिन प्रदेशों में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो मिला है, वहाँ से आने वालों की कहीं ना कहीं जांच जो है वो यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा जो है अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह जो है वो स्वास्थ्य विभाग और रेलवे प्रशासन यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मास्क है वो चेक किए जा रहे हैं। लोगों को जो है वो हिदायत कहीं ना कहीं मास्क लगाने की दी जा रही है और सावधानी अतिरिक्त बरतने की सलाह जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन देता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम यहाँ पर तैनात की गई है। जो प्रभावित प्रदेश हैं वहाँ से आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर टीमें तैनात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके की जांच आप लोग कर रहे हैं? क्या सर, यहाँ पे दोनों RT-PCR और एंटीजन टेस्ट दोनों अवेलेबल हैं। जो हमें लगता है, जिन पे हमें संदिग्ध लगते हैं या जिन पे हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, हम उनकी प्रॉपर यहाँ जांच करते हैं। कहीं ना कहीं सावधानी बतौर जो है वो दोनों तरीके के टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। और उन लोगों का जो संदिग्ध लोग हैं उनका डाटा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग रख रहा है, ताकि अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उसे ट्रेस किया जा सके और जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तलाश किया जा सके। तो तमाम सावधानी जो है रेलवे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है और यही वजह है कि विशेष अभियान जो है वो रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहने उनको कहीं ना कहीं हिदायत इस बात की दी जा रही है कि अतिरिक्त सावधानी जो है वो रेल यात्रा के दौरान बरतें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज।
तो ये बढ़ता खतरा है जिसको लेकर के सिर्फ अभी तक तो अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे खतरा भारत के अंदर दाखिल हो चुका है और ओमिक्रॉन की जो तस्वीरें हैं और जो संक्रामक व्यक्ति हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। जरा इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं, क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी होगी और किस तरीके से इसको भारत में अगर ये आ चुका है तो कैसे इससे बचाव के रास्ते हैं, जरा जान लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भुवनेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग आपसे ही करना चाह रहा हूं कि ये जो ओमिक्रॉन का खतरा है और इसको WHO की तरफ से भी बहुत हद तक ये माना गया है कि इसका आपको बहुत हद तक सावधानी बरतनी होगी। भारत की सरकार भी इस पर निगरानी लगातार रख रही है, लेकिन अभी तक जो कदम उठाए गए हैं भारत की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार इस पर जिस तरीके से कदम उठा रही है, क्या आपको वाकई लग रहा है कि जो अभी तक के कदम हैं वो सही हैं और काफी हैं या कुछ और करने की भी जरूरत है? हमारे देश में हमारी मोदी सरकार ने बेहद सक्षम और कारगरता से कदम उठाए हैं और आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारा देश इसके बचाव के टीकों पर और सारे सावधानी के ऊपर ढेर सारे काम कर चुका है। लगभग सभी को एक डोज तो लग ही चुका है और बहुत से लोगों को डबल डोज लग चुके हैं, जो कि कोरोना से, उसके संक्रमण से, उसके म्यूटेशन से जो नए नए उसके वेरिएंट आ रहे हैं, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, उनसे बचाव में बेहद कारगर हैं। और इसीलिए हम बार बार इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि विदेशी जनित, विदेशों में पैदा हो रहे वेरिएंट से हमारे देश को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपको किसी भी हाल मास्क का परहेज नहीं करना है, मास्क जरूर लगाना है अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो। और अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि जो आप भोपाल के कमलापति स्टेशन की रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो उसमें जो हमारे टिकट चेकर महोदय थे काले कोट में, उनका मास्क खुद नाक से नीचे था। वो एक बहुत संक्रमण की, बहुत गंभीरता की जगह पर खड़े हुए हैं और बहुत से जो यात्री थे उनको भी मैंने देखा कि वो बिना मास्क के निकल के जा रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ये बेहद चिंताजनक इसी पहलू पर होगा कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर हम लापरवाही करेंगे, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बंगलोर में एक डॉक्टरों की सेमिनार में 4 डॉक्टर बाहर से आए और वो सबको संक्रमित करके चले गए। अभी कर्नाटक के एक दूसरी स्टेज में जहां पर बहुत सारे शादी में लोग संक्रमित हो गए हैं। तो अगर ये लापरवाहियां होंगी तो मेरा मानना है कि 140-150 करोड़ लोगों के देश में कोई भी व्यवस्था छोटी पड़ेगी। आप कितना भी कुछ कर लें, 10% लोगों को जिनमें इम्यूनिटी कम होनी है, जो बीमार होने हैं, जिनके अंदर किसी और तरह की परेशानी है, उनके लिए कैसा भी वेरिएंट वो भले कितना कमजोर हो, उनके लिए वो जानलेवा हो सकता है। तो सबको समझना होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को परेशानी हो सकती है। दूसरे आपके परिजन, आपके घर के लोग, कमजोर बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जिनको किसी तरह की बीमारी है, किडनी की है, डायबिटीज की है, कोई ऐसी तकलीफ है, आप उनके लिए मौत का सामान अपने घर लेके जा रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं। तो ये लापरवाही नहीं करिए। इस पर मैं वापस लौटूंगा। और छोटे बच्चों का आपने जिक्र किया है, और जब भी तीसरी लहर के अंदेशे की चर्चा होती थी तो सबसे पहले लोगों का सवाल यही होता था कि क्या ये छोटे बच्चों को प्रभावित करेगी, और अब अगर ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है भारत के अंदर तो क्या ये तीसरी लहर लेकर के आएगा, और अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा कि शुरुआत से कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ये ज्यादा घातक साबित होगी। मैं जरा इसको लेकर के भी सर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं जितेंद्र यादव आपको भी जोड़ रहा हूं। अब ये कहा जा रहा है कि सावधानी एक बार फिर से आपको बरतनी होगी, एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे। जो गाइडलाइंस बताई गई हैं सरकारों के द्वारा, प्रशासनिक स्तर पर, लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, तो अब वापस से हमें उन्हें फॉलो करना है, क्योंकि हमने देखा था जैसे ही ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ, लापरवाही सड़कों पर, बाजारों में, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती चली जा रही थी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी WHO ने जैसा गाइडलाइन किया है, उन गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी सार्वजनिक स्थल है, उन सार्वजनिक स्थलों पे जो है कोविड के टेस्ट रैंडमली किए जाने चाहिए। प्रशासनिक चूक भी है, साथ साथ में नागरिकों की चूक तो है ही। हमारी दिक्कत यही है कि जब हम नंबर्स ऑफ केसेस जब हमारे यहाँ बढ़ते हैं तो हम तमाम तरह के उपाय और तमाम तरह के जो है वैकल्पिक समाधान की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां हमारे अनुकूल डलती हैं, बनती हैं, वैसे वैसे हम लापरवाह होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जो है अब तमाम सार्वजनिक स्थलों पे जो है रैंडमली सैंपलिंग की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, सैंपलिंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं तो तय की गई हैं, लेकिन कितनी कारगर हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। मैं जरा वापस से आता हूं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग आपके पास, और लोग भी ये समझना चाहते हैं कि जिस चीज को लेकर के, जिस बड़े खतरे को लेकर के पहले भी अंदेशा था, कि सबसे पहले शुरुआत तो मैं इसी से कर रहा हूं कि ये जो तीसरी लहर आने की आशंका है भारत के अंदर,
क्या ओमिक्रॉन ही लेकर के आएगा, यही एक बड़ा कारण बनेगा क्या? देखिए शुभेंदु जी, बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है और बहुत कुछ अभी जांच पड़ताल में निकल के आना बाकी है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कहा गया कि डेल्टा की वजह से दूसरी तीसरी लेयर आएगी, अब ओमिक्रॉन को लेकर बात हो रही है कि देखिए मेरा मानना है, आपने अगर मेरे आर्टिकल भी पढ़े होंगे, तो मैं ओमिक्रॉन से डरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फार्माक्रॉन से डरने की बात कर रहा हूं। आप याद कीजिए, एक हफ्ते पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है जीलीड और मॉडर्ना के सीईओ 2020 मार्च में भी हड़कंप मचा चुके हैं कि दवाई है, वैक्सीन है, और हजारों हजार करोड़ रुपए बाजार से वो निकाल के बेच चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया संकट में आई थी। अभी एक हफ्ते पहले मॉडर्ना के प्रमुख ने फिर एक बयान जारी कर दिया कि ओमिक्रॉन के ऊपर वैक्सीन कारगर नहीं होगी। हड़कंप मच गया, बाजार टूट गए, पब्लिक में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सरकार, चीनी सरकार सब पैनिक में आ गए, भारत सरकार पैनिक में आ गई। और अमेरिकी प्रमुख जो चिकित्सक हैं फॉसी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि आपको सबको तुरंत बूस्टर डोज लगाना चाहिए। कनाडा के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जो सिर्फ 50 साल के थे, वो बूस्टर डोज लगवाते हैं और रात में उनकी डेथ हो जाती है। WHO प्रमुख कहते हैं कि बूस्टर नहीं लगना चाहिए, ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये WHO को कहें हम, या अमेरिकी संस्थाओं को कहें, या वर्ल्ड के फार्मा जियांट्स को कहें, हमें इनको लेकर अब हमारे देश में कोई नीति में इनका भागीदारी नहीं होने देना चाहिए। देखिए शुभेंदु जी, हमारे देश का भौगोलिक बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ खान पान का स्तर जो है बिल्कुल फ्रेश भोजन का है। हमारे यहाँ डब्बा फूड आज भी घरों में इस्तेमाल नहीं होता है, वो अलग बात है कि चटपुट हो रहा है। और हमारे यहाँ की इम्यूनिटी, हमारे यहाँ की एक बेसिक रक्त प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी है, जबकि हम बहुत बड़ी भीड़ है उसके बावजूद। तो हमारे यहाँ विदेशी तत्वों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास साल में 6 महीने ठंड होती है, सूरज निकलता नहीं है, उनके यहाँ खाने का डब्बा सिस्टम है, उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर 6 महीने जहां पर सर्दी रहती है, तो गर्मी और सर्दी का ये ज्यादा असर रहेगा। और क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये जाने वाला नहीं है, ये आगे हमारे देश के अंदर रहेगा, दुनिया के अंदर रहेगा। और जब कभी भी सर्दियों का मौसम आएगा, बदलाव का जब समय आएगा, मौसम परिवर्तन होगा, तब ये ज्यादा हावी होगा। जैसा हम देखते भी है कि वायरल फीवर या तमाम जो दूसरे इन्फ्लुएंजा हैं वो रहते हैं, शुरुआत हुई और आज तक वो हैं भी। ऐसा ही रहेगा क्या? बिल्कुल शुभेंदु जी, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वायरस कभी भी खत्म नहीं होते। वायरस बेसिकली हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व हैं, आप उसको नुकसान के तौर पर मत देखिए। जब भी वायरस आते हैं तो वायरस आपके अंदर ताकत बढ़ाते हैं। आप देखिए, हम लगातार बच्चों में देखते हैं कि वो सर्दी धूल गंद उसमें खेलते हैं और उनके अंदर ताकत पैदा होती है, उनका इम्यूनिटी बनती है। ये इम्यूनिटी काम करती है। अगर हमको खतरा नहीं मिलेगा तो हम ताकतवर कैसे बनेंगे? तो इसलिए ये ईश्वर प्रदत्त एक तरह के स्टिमुलस हैं जो हमारे शरीर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे हम बड़े खतरों से बच सकते हैं। तो हमारे देश में किसी भी वायरल संक्रमण को लेकर अब विदेशी पैटर्न का फॉलो अप नहीं होना चाहिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। अगर नीति नियंत्रण मेरे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हो तो मैं बहुत साफ कहता हूं कि आप हमारे देश के 150 करोड़ को लेकर पैटर्न बनाइए, नियम बनाइए, नीति बनाइए, विदेश को फॉलो मत करिए। ना डेल्टा ने कह ढाया, ना ओमिक्रॉन ढाएगा। आपके यहाँ सबको एक एक डोज लग चुका है। ये नॉर्मल पैटर्न है फ्लू वैक्सीन के, और ये नॉर्मल पैटर्न पे काम करते हैं। तो इसलिए आपके अंदर सब में सुरक्षा रहनी है। आप बेसिक बचाव सब जरूर करें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपके अंदर ताकत है, आप अपने आप को बहुत बड़ा वो कह सकते हैं। लेकिन आप जो वायरस अपने साथ घर ले जाएंगे वो आपके घर में मौजूद कमजोर आदमी को नुकसान, यानी कि लोकल स्तर पर बहुत हद तक सावधानियां बरतने की जरूरत है, और उसके तहत हम इस बड़े खतरे को टाल भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जितेंद्र यादव जी, अब क्योंकि ये इस बात का जिक्र डॉक्टर भुवनेश्वर जी ने भी किया कि शादी ब्याह का समय है और ऐसे में एक संक्रमण का मामला भी सामने आया था, तो क्या आपको नजर आता है कि अब जो शादी समारोह भी हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो बहुत ज्यादा इस दौरान शादियों का समय रहता है, तो हमें बहुत हद तक, जो कि पहले हम कर चुके हैं, 50-100 गैदरिंग में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर दें, ताकि जो लोगों की आवाजाही है, जो सोशल गैदरिंग है, उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन रहे, ताकि अगर संक्रमण या कहीं भी कोई लोग संक्रमित होते हैं तो कोरोना की जो, क्योंकि एक रिपोर्ट के द्वारा और एक एक्सपर्ट ने यह भी कहा था कि आप इंतजार कीजिए, जनवरी की शुरुआत में ही ये कोरोना अपने पीक पर होगा और 1 से 1.5 लाख केसेस सामने आएंगे। तो अगर ऐसे इतने बड़े खतरे से हमें बचना है तो आज हमें सावधानी तो जरूर बनानी होगी। जितेंद्र जी।
लगता है शायद मैं वापस लौटूंगा जितेंद्र यादव जी आपके पास, लेकिन भुवनेश्वर जी अब हमें जो आप कह रहे थे सोशल गैदरिंग को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें कम करना पड़ेगा, ये जरूरत भी है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं। मैं एक बारी, हाँ ठीक है, मैं एक बारी दोहरा देता हूं सर, क्योंकि हम शुरुआत से ही जिक्र कर रहे थे कि जो सार्वजनिक जगह है, जो सोशल गैदरिंग है, शादी समारोह, क्योंकि अब शादियों का सीजन भी है, तो ऐसे में हमें कुछ हद तक जो सोशल गैदरिंग हो रही है इंडोर प्लेसेस में या आउटडोर प्लेसेस में, उसके लिए पर्टिकुलर एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। अभी इसको लेकर के भी सरकारों को सोचना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि अभी दूसरी तीसरी लहर की तो बात ही मत करिए, अभी जो संक्रमण है वो ही नहीं गया है। हम तीसरी चौथी पांचवी लेयर की भी अगले आने वाले 3-4 साल तक बात कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट मानते हैं कि अभी ये वायरस के हमारे देश में कम से कम 2 से 3 साल तक बेहद गंभीर संक्रमण रहने वाले हैं, जो हवा के सांस के जरिए फेफड़ों को भी संक्रमित करेंगे और जो पानी के जरिए आपके आंतों को, पेट को भी संक्रमित करेंगे, लिवर को भी संक्रमित करेंगे। तो हमें अभी बहुत कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। हमें किसी भी भीड़ की स्थिति को अवॉइड करना है। सरकार को नियम बनाने चाहिए, जो बहुत अच्छे नियम बन गए थे कि गाड़ियां सड़कों पे कम निकले ताकि पॉल्यूशन जो हवा का है वो कम हो। भीड़ भाड़ की जगहों पर, शादी ब्याह में, ऐसी किसी भी सार्वजनिक जगह पर कम से कम भीड़ की व्यवस्था हो। यात्राएं उतनी जरूरी हो उतनी की जाए और वो भी पूरे साधन के साथ, सुरक्षा के साथ की जाए। और जितना हो सके हम हमारे पेयजल स्रोतों को भी संरक्षित करने का काम करें, क्योंकि कोविड हवा में सिर्फ कुछ घंटे कुछ दिन है, लेकिन वो अगर पानी में है, जो कि सारी सीवेज लाइन के जरिए सारे पानी में, सारी नदियों में मिल चुका है, तो ये वहां पर 1.5, 2 महीने तक जीवित है। ये बेहद चिंताजनक होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना लक्षण पता है, ना उपचार पता है, तो कैसे काम बनेगा। इससे ज्यादा खतरनाक हमारे पास हवा के सांस के जरिए जो कोविड फैल रहा है। अच्छा सर, अब मैं जरा लोगों के ना जो आम सवाल हैं, जरा मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लोगों के जहन में भी अब ओमिक्रॉन के आने के बाद बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक वो जानकारी भी पहुंचे ताकि वो एहतियात बरत सके। एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों के द्वारा ये सामने आता है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि अब अगर तीसरी लहर आती है या आने वाली जो लहर है वो बहुत हद तक छोटे बच्चों को प्रभावित करेगी, तो ओमिक्रॉन का खतरा है, तो क्या इससे बच्चों को कैसे बचाएं, या बच्चों के ऊपर ज्यादा खतरा होगा क्या? नहीं शुभेंदु जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे मानता हूं और मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि दवा कंपनियों के, ये फार्मा माफिया के बिल्कुल चक्कर में नहीं जाना चाहिए। लोगों को, बच्चों को, खासतौर से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। वो बहुत जल्दी किसी भी नए वायरस, किसी भी नए इन्फेक्शन के पैटर्न को समझ लेते हैं और अपने अंदर इम्यूनिटी बना लेते हैं। उनको किसी तरीके से, हम देखते हैं लगातार हर साल बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार फ्लू का इन्फेक्शन लगातार होता है और वो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो मैं फिर आपके जरिए सबसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल मत डरिए, बच्चों को खुले में धूप में खेलने दीजिए। हाँ, भीड़ में जाने का सिस्टम जरूर हमें समझना होगा कि हमें कितना जरूरी है उनको स्कूल जाने देना। सरकार को देखना होगा कि कितना जरूरी है स्कूल में क्लासेस लगाना। जिनके एग्जाम्स हैं 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड, उनके लिए तो जरूरी है कि आप टुकड़ों में क्लासेस लगा लीजिए, लेकिन बाकी सबको मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बुलाकर भीड़ को कम करते हुए आप बच्चों को पढ़ा ले जा सकते हैं, घर में पढ़ा ले जा सकते हैं। और बच्चों में अगर संक्रमण आता है तो जिन बच्चों में कमजोरी होगी, देखिए बच्चे भी 100% पूरी तरह से ताकतवर नहीं है, किसी बच्चे में कोई कमजोरी है, किसी बच्चे में कोई कमजोरी है, तो वो 99% बच्चे एक उस % बच्चे को के लिए खतरा बन जाएंगे जो, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत हद तक मजबूत रहती है, तो इसलिए वैक्सीन बेशक ना लगी हो तो इसलिए खतरा भी उनको उस लिहाज से उतना ज्यादा नहीं है। दूसरा सर, एक और बड़ा सवाल है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़ा घातक है, तो किस लिहाज से घातक है? ये बहुत तेजी के साथ संक्रमित करता है लोगों को, और मोर्टेलिटी रेट क्या इसका ज्यादा है? क्योंकि अभी जो दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश की तरफ से जो एक रिपोर्ट सामने की गई है कि संक्रमण तो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन लोग इससे, मतलब उनकी मौत नहीं हुई है। बहुत कम केसेस हैं ऐसे जिसमें उन लोगों की मौत हुई है। तो इसमें क्या माना जाए, खतरा इसका बड़ा किस लिहाज से? संक्रमण बहुत ज्यादा होता है इस लिहाज से, या मोर्टेलिटी इसमें ज्यादा है इस लिहाज से? नहीं, देखिए शुभेंदु जी, मैंने कहा ना कि खतरा इसका फार्मा माफिया की वजह से है, जो इस चीज को फैला रहा है और डर क्रिएट कर रहा है, जिस डर की वजह से
अस्पताल भरे जाएंगे। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ओमिक्रॉन, हम डेल्टा को लेकर भी हम लगातार बात कर रहे थे, आज देख लीजिए 6 महीने हो गए डेल्टा का हमारे देश में कोई आतंक नहीं फैला। इसी तरह से मैं ओमिक्रॉन की बात करता हूं, बिल्कुल मत डरिए, इसका हमारे यहाँ कोई आतंक नहीं फैलने वाला। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्लाइमेट से, डिफरेंट सिस्टम से हमारे देश में आया है। हाँ। और ये यहाँ पर आके चूंकि सबको एक एक या दो, चलिए, सिर्फ इसमें इतना ही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग और जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े, दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां पर इस मंच का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप सभी लोगों को जागरूक कर सकें, आपको बता सकें कि अब एक बार फिर से जागरूकता के कार्यक्रम चलाने की जरूरत भी है, ताकि आप सभी लोगों तक वो एक बार फिर से मैसेज पहुंच पाए। और ओमिक्रॉन को लेकर के जो बड़ा खतरा इस वक्त देश और दुनिया के सामने है, कैसे उससे निपटा जा सकता है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।